नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से आपके पास में लेके आते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सब पे चर्चा होती है। साथ के साथ उस टॉपिक की हम डेप्थ नॉलेज जो है वो गेन करते हैं। तो इसी कड़ी में आज का हमारे पास में टॉपिक है दोस्तों फिमोसिस। कल कुछ बच्चों के दोस्तों मेरे पास में जो है वो मैसेज आए हैं और उन्होंने बताया कि सर हमने बुलेट सीरीज जो है वो शुरू से नहीं देखी है, हमें पता ही नहीं था कि रोज आप सुबह 7 बजे जो है वो ऐसे क्लास लेते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब हम क्या करें, थोड़े से घबराए हुए थे। तो मैंने उनको यही बोला दोस्तों कि जो समय जा चुका है उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि मैं जैसे आपको बुलेट सीरीज के अंदर रोज एक टॉपिक जो है वो फिनिश करवाता था, अब आपने आज से शुरुआत की है। आधे से ज्यादा बुलेट सीरीज हमारे पास में जो है वो फिनिश हो चुकी है। टोटल हम 365 टॉपिक जो है वो फिनिश करेंगे, जिसमें लगभग 200 से ज्यादा जो है वो टॉपिक, इवन कहें 203 टॉपिक जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो आधे से ज्यादा बुलेट सीरीज हो चुकी है। अब आपको जो है वो अगर कवर करना है तो रोज हम बाकी बच्चों के लिए जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो रोज एक बुलेट सीरीज देखते हैं, आप जो है वो डेली 3 बुलेट सीरीज देखो, ठीक है। फिर आपके पास में 2 महीने 3 महीने के अंदर जो है वो आप इसको कवर कर पाओगे, ठीक है। यानी कि पूरे जो है वो 3.25 महीने का, अगर मैं बात करूं कि आज से ही आप अगर डेली 3-3 क्लासेज लोगे तो आपको 3.25 महीने के नेक्स्ट 3.25 महीने में आप जो है वो पूरी बुलेट सीरीज को जो है वो कवर कर पाओगे। तो उनको ये आइडिया भी अच्छा लगा और उन्होंने जो है बहुत तहे दिल से थैंक्स भी बोला। तो दोस्तों, थैंक्स की जरूरत नहीं है, ये टीएनसी बुलेट सीरीज है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और जो बच्चे बेसिक से शुरू करना चाहते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल है। थोड़े थोड़े करके, कहते हैं ना बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है, तो जो बूंद बूंद करके ही हम जो है वो पूरे नर्सिंग के टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। अब तक हमारे पास में 200 से ज्यादा जो है वो टॉपिक फिनिश हो चुके हैं और ऐसे ही हमारे पास में तब तक चलेगी जब तक हम 365 के टारगेट पे जो है वो नहीं पहुंच जाएंगे 31 दिसंबर तक। तब तक चलेगी बिना रुके, बिना झुके, बिना कोई इंटरप्शन के। तो इस कड़ी में हमारे पास में आज की जो क्लास है वो है दोस्तों फिमोसिस। फिमोसिस के क्वेश्चन आंसर की बात करें तो फिमोसिस जो है वो बड़ा ही छोटा टॉपिक है और इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो ये जो है वो हमारे पास में बिल्कुल करेक्ट होगी कि इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई भी घुमा के अप्लाइड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको उसी टाइम ऑन द स्पॉट जो है वो बता दूंगा। तो जैसे ही जहां पे भी मैं लिखूंगा इंपॉर्टेंट, देन उसके बाद आप उसको कंटेस्ट कर लीजिएगा कि यहां से जो है वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको वही इंपॉर्टेंट बताऊंगा। लाइन टू लाइन चलते हैं, टॉपिक छोटा भी है और हमारे पास में इजी भी है और सबसे बड़ी बात इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट आते हैं। तो क्यों ना इजी टॉपिक को हम पहले ले लें, क्यों? क्योंकि इजी टॉपिक को पहले लेंगे तो अपने पास में मार्क्स गेन करने का अच्छा एक ऑप्शन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कड़ी में चलते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं डेफिनेशन। जैसे कोई भी डिसऑर्डर होता है उसकी शुरुआत हम करते हैं इंट्रोडक्शन या जो है वो डेफिनेशन से। तो दोस्तों फिमोसिस क्या होता है उसको हम ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिमोसिस जो है वो हमारे पास में कंडीशन है। अब देखो ध्यान से, फिमोसिस इज ए कंडीशन इन विच 4 स्किन, जिसको प्रीपेज बोलते हैं, 4 स्किन ऑफ द पेनिस कैन नॉट रिट्रैक्ट ओवर द ग्लांस हेड ऑफ द पेनिस। यानी कि अगर सिंपल भाषा में बताऊं कि तो फिमोसिस जो है वो कंडीशन होती है जिसमें जो हमारे पास में 4 स्किन कौन सी होती है दोस्तों? 4 स्किन जो ग्लांस पेनिस पे जो है वो लगी हुई है उसको हम बोलते हैं 4 स्किन। वो 4 स्किन जो है वो पेनिस से पीछे नहीं जाती है, यानी कि आगे और पीछे नहीं जाती है, उसको हम कहते हैं फिमोसिस। अब देखो पहले थोड़ा सा इसका एनाटॉमी देख लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास में जो है वो पेनिस की नॉर्मल जो है वो स्ट्रक्चर है। ये आ गया हमारे पास में पेनिस, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास में स्क्रोटम। बाकी बहुत सारी चीजें उसको हमने नहीं लिया, जो हमारे पास में काम की है, जो आज समझने वाली चीज है उसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों पेनिस के ऊपर जो है वो हमारे पास में एक बड़ा सा जो है स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लांस, ठीक है। इसको हम हेड ऑफ द पेनिस भी जो है वो बोला जाता है, ठीक है। तो अगर इसकी बेसिकली अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसकी बेसिकली स्ट्रक्चर भी जो हो इस तरीके की होती है, ठीक है।
इस तरीके की जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो होती है, मतलब ऊपर जो है वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, ठीक है। देन ये हो गया हमारे पास में हेड। देन उसके बाद में इसके ऊपर जो है वो स्किन रहती है, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो स्किन रहती है। वो स्किन कैसे होती है दोस्तों, वो स्किन इस तरीके से रहती है कि जैसे हमारे पास में पेनिस जो है वो इरेक्ट होता है, या हम कहें पेनिस जो है वो स्टिमुलेट होता है, तो ये स्किन जो है वो पीछे की साइड में चली जाती है। देन वापस पेनिस जो है अपनी नॉर्मल कंडीशन में आएगा, देन ये वापस से इसको जो है वो कवर कर लेती है, ठीक है। ये होती है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों फोर स्किन, जिसको प्रीपेच भी जो है वो बोला जाता है। क्लियर है, यानी कि जो स्किन होती है वो हमारे पास में इस तरीके की होती है कि जैसे हमारे पास में पेनिस जो है वो अपनी साइज बढ़ेगी या हमारे पास में एक्साइट होगा तो वो स्किन पीछे आ जाती है, या नॉर्मली भी अगर हम स्किन को पीछे करना चाहें, ठीक है, आपने देखा होगा जब कैथेटर हम लगाते हैं, ठीक है, तो कैथेटर में हम इस फोर स्किन को जो है पीछे करते हैं, देन कैथेटर जो है वो लगाया जाता है। मैं मेल कैथेटर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो जो हमारे पास में ऊपर जो ग्लास पेनिस के ऊपर जो स्किन आती है उसको हम कहते हैं फोर स्किन। फिमोसिस के अंदर क्या होता है दोस्तों कि कोई भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से, अब एबनॉर्मेलिटी क्या होती है, एबनॉर्मेलिटी यही हो सकती है कि वो स्किन पूरा जो है वो हमारे पास में नेरो होगी, बिल्कुल टाइट होगी, ठीक है, फाइब्रोसिस टाइप से होगी, जिसकी वजह से वो पीछे नहीं आ पाएगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड फिमोसिस। एक कंडीशन और आती है पैराफिमोसिस। पैराफिमोसिस में क्या होता है, पैराफिमोसिस में होता है कि वो स्किन अगर एक बार पीछे चलेगी तो वापस नहीं आगे नहीं आती है। तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास में फिमोसिस और पैराफिमोसिस। पैराफिमोसिस भी हम थोड़ा सा देखेंगे, फिमोसिस भी हम देखेंगे। बेसिक आपके पास में जो हो मैं समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं कि जो हमारे पास में ग्लास पेनिस है उसके ऊपर जो स्किन होती है इसको हम बोलते हैं फोर स्किन। वो फोर स्किन क्या होती है कि पीछे की साइड में रिट्रैक्ट नहीं हो पाती है, उसको हम कहते हैं फिमोसिस। और अगर गलती से वो पीछे हो गई है या जन्मजात पीछे है, देन वो वापस आगे उसको कवर नहीं कर रही है ग्लास पेनिस को, उसको हम कहते हैं पैराफिमोसिस। क्लियर है, तो ये हो गया हमारे पास में बेसिक डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन क्या कहती है कि पैराफिमोसिस इज ए कंडीशन। पैराफिमोसिस जो है वो एक कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है कि जो फोर स्किन है उसका नाम था हमारे पास में प्रीपोच, ठीक है। तो जो फोर स्किन है किसकी, पेनिस की, ठीक है, कैन नॉट रिट्रैक्ट ओवर द ग्लांस, यानी कि वो जो फोर स्किन है वो रिट्रैक्ट नहीं हो पाती है किसके, ग्लांस के, जिसको हम हेड ऑफ द पेनिस भी कहते हैं, वहां से पीछे नहीं हो पाती है, इसको हम कहते हैं फिमोसिस। आप यहाँ पे जो है वो डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है, या ये डायग्राम आपको लिए बेस्ट रहेगा। ये यहाँ पे जो है वो हमारे पास में दोस्तों ग्लांस पेनिस है, ठीक है, ये हमारे पास में दोस्तों ग्लांस है या हम कह सकते हैं हेड है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये हमारे पास में फोर स्किन, ये क्या है दोस्तों, फोर स्किन, जिसको प्रीपोच भी जो है वो बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में फोर स्किन है बेसिकली क्या कहती है, आगे और पीछे हो जाती है, आगे और पीछे हो जाती है। लेकिन इसके अंदर फिमोसिस के अंदर क्या होता है, जैसे ये बिल्कुल नेरो है, ठीक है, जिसकी वजह से ये पीछे नहीं हो पाती है, इसको हम कहेंगे फिमोसिस। और गलती से अगर वो पीछे हो जाए, अभी आएगा, पूरी पीछे हो जाए, वो आगे नहीं हो पाती है, इस कंडीशन को हम कहेंगे पैराफिमोसिस। क्लियर है, तो ये हो गया हमारे पास में डेफिनेशन। अब देखो इट इज, ध्यान से समझना, इट इज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रंस। अब ध्यान से दोनों दोस्तों कि ये बेसिकली पीछे नहीं जाती है, लेकिन ये बेसिकली बच्चों में और यंग चिल्ड्रंस में, इन्फेंट में, इन्फेंट कौन सा हो गया दोस्तों, इन्फेंट हो गया हमारे पास में 1 महीने से लेके जो 1 साल का बच्चा है उसको हम कहते हैं इन्फेंट। 1 महीने से 1 साल का बोल दो, या दूसरे शब्दों में कहें 28 दिन से लेके 1 साल का जो बच्चा है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट, ठीक है। और यंग चिल्ड्रंस, यंग चिल्ड्रंस कौन से हो गए दोस्तों, 1 से लेके 3 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको बोलते हैं यंग चिल्ड्रंस। तो ये बेसिकली जो है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकली कंडीशन से देखें तो बच्चों में ये पीछे नहीं जाती है, लेकिन कब तक, अगर इन्फेंट है, अगर वो पीछे नहीं जा रही नॉर्मल, तो हम फिजियोलॉजिकली फिमोसिस को बोलेंगे, ठीक है। बाद में हम एक्सरसाइज से उसको पीछे कर सकते हैं, या 3 साल के बाद जो हो ऑटोमेटिक पीछे चली जाएगी। क्लियर है, तो ये होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकली कंडीशन में ये जो है वो नहीं जाती है, लेकिन वो नॉर्मल कब तक मानी जाएगी, 3 साल तक मानी जाएगी, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे
कि हमारे पास में जो है वो फोर स्किन जो है वो ग्लांस पेनिस से पीछे नहीं जा रही है, इसको हम कब तक नॉर्मल मानेंगे? तो दोस्तों या तो इन्फेंट या फिर यंग चिल्ड्रंस, अगर डायरेक्टली हम बोले तो दोस्तों 1 महीने से लेके 3 साल के बच्चों में ये पीछे नहीं जाती है, इसको हम नॉर्मली मानते हैं, इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकली फिमोसिस। बट अगर ये मान लो परसिस्टेंट रहती है, मतलब ऐसी ही बनी रहती है आफ्टर एडल्ट कंडीशन में, तो इसको हम जो है वो क्या कहते हैं दोस्तों? टर्म एज पैथोलॉजिकल फिमोसिस। समझ में आ गया? नहीं आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं। फिमोसिस हमने क्या कहा? फिमोसिस वो कंडीशन होती है जिसमें जो हमारे पास में फोर स्किन होती है, यानी कि इसको जो कवर करने वाली स्किन है वो क्या होती है कि वो ग्लांस पेनिस के जो है वो पीछे नहीं जा पाती है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? फिमोसिस कहते हैं। और अगर गलती से पीछे चली गई तो फिर वो वापस आगे नहीं आ पाती, उसको हम कहेंगे पैराफिमोसिस। वो आगे आएगा, वो मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए बताया, अभी हम सिर्फ फिमोसिस पढ़ रहे हैं। तो फिमोसिस समझ में आ गया कि वो स्किन जो है वो ग्लास पेनिस से पीछे रिट्रैक्ट नहीं होती है, इसको हम कहते हैं फिमोसिस। अब बेसिकली ये दो टाइप का होता है, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकली और पैथोलॉजिकली। अब फिजियोलॉजिकली किसको कहेंगे और पैथोलॉजिकली किसको कहेंगे, इसको मैं बता देता हूं दोस्तों। कि अगर हमारे पास में इन्फेंट है, मतलब 1 महीने से 1 साल का बच्चा है, या फिर यंग एडल्ट है 1 साल से 3 साल का बच्चा है, और उसमें ऐसी टाइप से कोई कंडीशन है, तो वो हम फिजियोलॉजिकली फिमोसिस कहते हैं। मतलब फिजियोलॉजिकली जो हो वो 3 साल तक पीछे नहीं जाती है। लेकिन अगर 3 साल के बाद में भी वो प्रॉब्लम ऐसी की ऐसी जो है वो बनी हुई है, तो हम उसको किस टर्म में डाल देते हैं दोस्तों? इसको हम पैथोलॉजिकली फिमोसिस के अंदर जो है वो डाल देते हैं। तो वन बाय वन करके चल बढ़ते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में टाइप ऑफ फिमोसिस। फिमोसिस कितने टाइप का होता है? तो दोस्तों वही 2 टाइप का होता है। कौन सा? पहला आ गया हमारे पास में फिजियोलॉजिकली फिमोसिस, और सेकंड आ गया हमारे पास में पैथोलॉजिकली फिमोसिस। फिजियोलॉजिकली फिमोसिस इन द सेंस कि नॉर्मल न्यू बॉर्न और यंग बॉर्न में, यानी कि या तो हमारे पास में 1 मंथ से लेके 1 ईयर का बच्चा हो, ठीक है, या फिर जो है वो हमारे पास में 1 ईयर से लेके 3 ईयर का बच्चा हो, ठीक है, या राउंड फिगर में हम कह सकते हैं, ठीक है, कि ये बेसिकली जो है वो 1 महीने से लेके 3 साल के बच्चे में जो है वो नॉर्मली ये पीछे नहीं जाती है, तो उसको हम नॉर्मल ही मानते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में बच्चा 2 साल का है और उसमें आपने जो है फिजिकल एग्जामिनेशन करके देखा, देन फाइंड आउट किया कि जो 4 स्किन है वो ग्लांस पेनिस से पीछे नहीं जा रही है, तो आप तो कह दोगे कि इसको तो फिमोसिस है। ठीक है दोस्तों, उसको फिमोसिस जरूर है, लेकिन वो हमारे पास में जो है वो फिजियोलॉजिकली फिमोसिस है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी देन उसके बाद ठीक हो जाएगा। अगर उम्र बढ़ने के साथ भी ठीक नहीं होता है, फिर हम उसको पैथोलॉजिकल फिमोसिस करेंगे, फिर हमें ट्रीटमेंट की जो है वो रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों पहली चीज, नॉर्मल इन न्यूबॉर्न एंड यंग बॉयज, जो मैंने आपको बता दिया, न्यूबॉर्न इन्फेंट या फिर जो है वो हमारे पास में यंग बॉयज में ये नॉर्मल होती है। एंड 4 स्क्रीन इज नॉन डिटेक्टेबल ड्यू टू नेचुरल एडिशन। नेचुरल एडिशन की वजह से 3 साल तक जो है वो हमारे पास में ये नॉर्मल ही रहती है, नॉर्मली पीछे नहीं जाती है। देन उसके बाद यूजुअली रिजोल्व बाय एज टू 3 to 5 ईयर्स विदाउट ट्रीटमेंट, बिना किसी ट्रीटमेंट के, यानी कि जब शुरुआत में बच्चा छोटा होता है, ग्लास पेनिस भी छोटा होता है, एनाटोमिकली डेवलपमेंट चलता रहता है, तब तक वहां पे जो है वो नेचुरल जो है वो एडिशन, नेचुरल जुड़े होने की वजह से 4 स्किन पीछे नहीं जाती है, और 4 स्किन को आपके पीछे करना भी नहीं है, ना फोर्सफुली करना भी नहीं है। तो नॉर्मली जो 4 स्किन है वो नॉन डिटेक्टेबल होती है नेचुरल एडिशन के रूप में। ठीक है, देन उसके बाद में जो है वो नॉर्मली ये जो है वो 3 साल से 5 साल के बीच में जो हो विदाउट किसी ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली जो हो पीछे जाने लग जाएगी। लेकिन अगर उसके बाद भी न जाए तो क्या होगा, उस कंडीशन को हम कहते हैं दोस्तों फिर पैथोलॉजिकली फिमोसिस। पैथोलॉजिकल फिमोसिस में क्या होगा, अकर ड्यू टू इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या इन्फ्लामेशन की वजह से या ट्रोमा की वजह से या स्केरिंग की वजह से जो है वो हमारे पास में 4 स्किन बिकम टाइट एंड फाइब्रोस्टिक। ठीक है, यानी कि किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी इन्फ्लामेशन की वजह से या किसी भी ट्रोमा की वजह से या कोई भी स्केर फॉर्मिंग की वजह से जो है वो स्किन बिल्कुल टाइट हो जाती है, फाइब्रोस्टिक हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन पीछे नहीं जाती है। इस कंडीशन को हम फिमोसिस कहते हैं, और अगर ये 5 साल के बाद में हो रहा है तो इसको हम पैथोलॉजिकल फिमोसिस कहते हैं। आई थिंक सारी चीज जो है वो क्लियर होगी। इसके अंदर हमें जो है वो मे रिक्वायर्ड मेडिकल और
सर्जिकल इंटरवेंशन। इसके लिए हमें जो है वो मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन जरूरत होता है इसको ठीक करने के लिए। मेडिकली में भी जो है बहुत सारी क्रीम्स ऐसी आती है जो हम ग्लांस पेनिस पे और फोर स्किन पे लगाते हैं ताकि स्किन जो है वो लचीली हो जाए और पीछे जा सके। और अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ तो फिर हम सर्जिकल जो है वो इंटरवेंशन करते हैं, उसमें हम फोर स्किन को जो है वो या तो बड़ा करेंगे या कट करेंगे या रिमूव करेंगे, जो भी चीज करेंगे वो सारी चीज करेंगे। ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में कोजेज एंड रिस्क फैक्टर। क्या क्या कोजेज हैं और क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, तो दोस्तों ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। पहला आ गया हमारे पास में फिजियोलॉजिकली और सेकंड आ गया पैथोलॉजिकली। फिजियोलॉजिकली में तो क्या होता है, नेचुरली जो है वो एडिशन होता है, नेचुरली जो है वो हमारे पास में स्किन जो है वो जुड़ी हुई होती है, तो उसमें हम कुछ करने की जरूरत भी नहीं है और कुछ करना भी नहीं चाहिए। तो नेचुरल फिमोसिस में क्या होता है कि नेचुरल तरीके से ही जो है वो हमारे पास में स्किन फोर स्किन जो है वो जुड़ी हुई होती है, लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ेगी 3 से 5 साल होगी वो स्किन हट जाएगी और फोर स्किन जो हो पीछे जाने लग जाएगी। कोई मेडिकल कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों फिजियोलॉजिकली में क्या होता है, नेचुरल एडिशंस ऑफ फोर स्किन टू ग्लांस। ग्लांस से जो है वो फोर स्किन नेचुरल तरीके से जो है वो जुड़ी हुई होती है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। पैथोलॉजिकली में क्या होता है दोस्तों, वही मैंने आपको बताया कि इन्फ्लामेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, या कोई भी जो है वो हमारे पास में स्कार फॉर्मेशन हो सकता है जिसकी वजह से स्किन जो है वो हार्ड हो जाएगी और वो पीछे नहीं जाएगी। ठीक है। तो पैथोलॉजिकली में क्या होगा, पुअर हाइजीन यानी कि रिपीटेड इन्फेक्शन। रिपीटेड इन्फेक्शन क्या हो सकता है दोस्तों, बेलेनाइटिस हो सकता है। बेलेनाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लांस। ठीक है, ये भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लांस। ठीक, ग्लांस। देन उसके बाद आता है हमारे पास में प्रोथ्राइटिस। प्रोथ्राइटिस जो है वो हमारे पास में होता है इन्फ्लामेशन ऑफ फोर स्किन। इन्फ्लामेशन ऑफ फोर स्किन। समझ में आ गया। ये देखो, ये हमारे पास में जैसे अगर हमारे पास में इस हेड में या इस ग्लांस में जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं बेलेनाइटिस। और अगर हमारे पास में जो प्रोचिच है, प्रोची, ठीक है, प्रीपाउच है या फोर स्किन है, इसके अंदर अगर हमारे पास में इन्फ्लामेशन हो जाएगा इसको हम कहते हैं दोस्तों प्रोचाइटिस। ठीक है, तो बेलेनाइटिस या प्रोचाइटिस हो सकता है। ट्रोमा ड्यूरिंग फोर्सफुली रिट्रैक्शन। ठीक है, अगर 3 से 5 साल के बाद में भी नहीं हुआ तो हम बेसिकली नॉर्मली जो है वो नॉर्मल हैंड जो है वो पीछे करके देखते हैं, लेकिन अगर फोर्सफुली आपने कर दिया तो उसकी वजह से ट्रोमा हो जाएगा। ठीक है, ट्रोमा ड्यूरिंग फोर्सफुली रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन हम करते हैं, एक्सरसाइज हम करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल जेंटल तरीके से जो है वो की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लिस्चेन स्क्लेरोसिस, जिसको हम बोलते हैं बेनेडाइटिस जीरोटिया एब्लेरेंस। ठीक है, यानी कि अगर आपने फोर्सफुली पीछे कर दिया तो वहां पे ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, ड्राइनेस आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है एडल्ट के अंदर। तो ये कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से पैथोलॉजिकल फिमोसिस होता है। फिजियोलॉजिकली फिमोसिस का रीजन होता है कि फोर स्किन जो है वो ग्लांस से जुड़ी होती है और ये नॉर्मल होता है, 3 से 5 साल के बाद ऑटोमेटिक हट जाती है और वापस से जो है वो डिसअपियर हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में सिम्टम्स ऑफ फिमोसिस। फिमोसिस के जो है वो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो दोस्तों आपको पता ही है बेसिकली हमारे पास में सिम्टम चाहिए कि जो हमारे पास में स्किन है वो पीछे नहीं जा पाएगी। स्किन पीछे नहीं जा पाएगी तो जब कभी हम यूरिनेशन करेंगे तो यूरिन वहां पे फोर स्किन में जो है वो इकट्ठा हो जाएगा और बैलून टाइप से जो है वो स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, यूरिन सही तरीके से पास आउट नहीं होगा तो पेनफुल मिक्चुरेशन होगा जिसको डायसूरिया कहते हैं। यूरिन उस फोर स्किन के अंदर जो है वो इकट्ठा हो जाएगा जिसकी वजह से यूटीआई हो सकता है। यूटीआई हो जाएगा तो रेडनेस, स्वेलिंग, डिस्चार्ज, ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, और जब भी इंटरकोर्स करते हैं तो उसमें हम सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो बहुत ज्यादा जो है वो पेन होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ड्यूरिंग इंटरकोर्स फोर स्किन जो हो पीछे चली जाती है और ग्लांस पेरिस जो है वो उभर के सामने आ जाता है। तो ये हमारे पास में कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें फिमोसिस में देखने को मिलते हैं। किसी भी चीज को रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है। आपको जस्ट ये इमेज ध्यान में रखनी है। आप ये इमेज ध्यान में रखो तो सोचो ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा। ऐसी कंडीशन ये होगी तो हमारे पास में क्या होगा कि जब भी हम यूरिन पास आउट करेंगे, ठीक है, तो यूरिन यहाँ पे बैलून के रूप में इकट्ठा हो जाएगा तो उसको हम जो है वो बैलून यूरिन कहेगा। देन यूरिन इकट्ठा हो जाएगा तो यूटीआई के चांसेस हैं। देन उसके बाद यूरिन को पास आउट होने के लिए सही रास्ता नहीं मिला तो बर्निंग मिक्चुरेशन होगा या हम जो है वो पेनफुल मिक्चुरेशन होगा।
ठीक है, उसकी वजह से रेडनेस, इचिंग वगैरह होगी। और जब भी इंटरकोर्स होगा, ये स्किन अगर पीछे नहीं जाएगी तो पेनफुल जो है वो इंटरकोर्स होगा। तो किसी चीज को रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो समझने की देरी है। तो अब आ जाते हैं हम हमारे पास में सिम्टम्स पे। पहला आ जाता है दोस्तों इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट फोर स्किन, यानी कि क्या सिम्टम्स होंगे, हम अगर फोर स्किन को पीछे करने की कोशिश करेंगे, जैसे ये है फोर स्किन को हम पीछे करने की कोशिश करेंगे तो वो हमसे नहीं हो पाएगी, रिट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट फोर स्किन। नेक्स्ट आता है बैलूनिंग ऑफ फोर स्किन ड्यूरिंग यूरिनेशन। जब भी हम यूरिन पास आउट करेंगे तो फोर स्किन का जो हो बैलून बन जाएगा। क्यों भाई, यूरिन ज्यादा आ रहा है, देन उसके बाद हमारे पास में रास्ता छोटा है तो ऑब्वियसली वो इकट्ठा होगा और बैलून टाइप से जो है वो बन जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद पेनफुल यूरिनेशन, जिसको हम बोलते हैं डाइशूरिया। डाइशूरिया जो है वो देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा भाई, यूरिन जो है वो पास आउट के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है तो डाइशूरिया की कंडीशन आएगी। क्लियर। नेक्स्ट आता है रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बार बार जो है वो यूटीआई होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों यूरिन वहां पे सही तरीके से पास आउट नहीं हो रहा है। यूरिन जो है वहां पे एक जगह एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से बार बार जो है वो यूरिन इन्फेक्शन होगा। क्लियर। नेक्स्ट रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगा एंड डिस्चार्ज फ्रॉम स्किन। यूरिन इकट्ठा होगा, देन इन्फ्लामेशन होगा, तो वहां पे रेडनेस, स्वेलिंग और डिस्चार्ज जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो ये चीजें होगी। एंड पेन ड्यूरिंग इरेक्शन, इरेक्शन के टाइम पे जो है वो पेन मिलेगा। सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो है वो पेन होगा। क्यों, ओल्डर बॉयज और एडल्ट में जो है वो जब भी इंटरकोर्स करेंगे, इरेक्शन करेंगे या सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे तो पेन होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों ड्यूरिंग इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान फोर स्किन जो हो पीछे जाना जरूरी है। ठीक है, अगर वो नहीं जाएगी तो ऑब्वियसली पेन होगा। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो हमें फिमोसिस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन ऑफ फिमोसिस। फिमोसिस के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे हैं, जस्ट थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। ठीक है, पैराफिमोसिस हो सकता है, बार बार जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ग्लांस पेनिस में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, देन फोर स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, यूटीआई हो जाएगा, देन यूरिन आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, डाइसूरिया कंडीशन आ जाएगी, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो हो पेन होगा। ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों पैराफिमोसिस। पैराफिमोसिस क्या है, पैराफिमोसिस है, अगर मान के चलिए हमारे पास में फिमोसिस है, फोर स्किन पीछे नहीं जा रही है, मान लो किसी कारणवश फोर्सफुली या जबरदस्ती तरीके से आपने एक झटके के अंदर जो है वो किसी कारणवश फोर स्किन को पीछे कर दिया, ठीक है, और फोर स्किन पीछे चलेगी, ग्लांस पेनिस के नीचे आ गई, अब वो फोर स्किन वापस से नहीं आ रही, वापस से आना भी तो जरूरी है। यही तो मैंने आपको चीज बताई थी, शुरू में बताई थी कि जब पेनिस एक्टिवेटेड होता है, ठीक है, तो देन उसके बाद फोर स्किन का पीछे जाना होना सही होता है, देन उसके बाद पेनिस वापस अगर नॉर्मल कंडीशन में आएगा तो फोर स्किन जो हो वापस आगे आएगी, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब अगर गलती से फोर स्किन पीछे चलेगी और वो वापस नहीं आ रही है, इसको हम बोलते हैं पैराफिमोसिस। क्या होता है दोस्तों, पैराफिमोसिस। ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया है, ये देख सकते हो आप। ये हमारे पास में जो हो नॉर्मल कंडीशन है, यानी कि फोर स्किन यहाँ पे बिल्कुल है, जब जरूरत पड़ेगी तो आगे आ जाएगी, जब जरूरत पड़ेगी तो पीछे आ जाएगी। ठीक है, फिमोसिस की कंडीशन में क्या होती है, ये फोर स्किन जो हो इसके बिल्कुल ऊपर रहती है, ये पीछे की साइड में जो हो वो नहीं जा पाएगी। ठीक, देन उसके बाद पैराफिमोसिस क्या होता है कि ये जो स्किन है वो हमारे पास में यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, वो आगे की तरफ जो है वो नहीं जा पाएगी, जिसको हम बोलते हैं पैराफिमोसिस। तो ये दो कंडीशन आएगी, फिमोसिस एंड पैराफिमोसिस। तो फिमोसिस की एक कॉम्प्लिकेशन आती है पैराफिमोसिस कि अगर सडनली जो है वो स्किन रिट्रैक्ट होगी तो वो पीछे की साइड में जाके स्टक हो जाएगी, वापस रिटर्न में नहीं आएगी, जिसको हम कहते हैं पैराफिमोसिस। और ये पैराफिमोसिस जो है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है। क्या है दोस्तों, रिट्रैक्ट फोर स्किन गेट स्टक बिहाइंड द ग्लांस एंड कैन नॉट रिटर्न टू द नॉर्मल पोजिशन, दैट इज कॉल्ड मेडिकल इमरजेंसी होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रिकरेंट बेलेनोपोस्टिसाइट्स। ठीक है, यानी कि बार बार जो है वो इन्फ्लामेशन होगा, किसमें, ग्लांस पेनिस में और फोर स्किन में, दोनों को यहाँ पे कंबाइंड ले लिया। नेक्स्ट यूटीआई होगा, ऑफ कोर्स बार बार यूरिन जो है वहीं पे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो मोर कॉमन इन अनसर्कमस्टाइज्ड बॉयज, यानी कि जिनमें अनसर्कमस्टाइज्ड बॉयज होते हैं, ठीक है, उनमें बार बार जो है यूटीआई होगा विथ टाइट फोर स्किन। ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्ट यूरिन फ्लो, ठीक है, यूरिन फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, और पेन ड्यूरिंग इरेक्शन एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, यानी कि इरेक्शन और सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो है बहुत ज्यादा पेन होता है। अच्छा, मोमडन्स में जो है वो फिमोसिस की कंडीशन प्रेजेंट नहीं होती है। क्यों, क्योंकि उनकी मान्यता के अनुसार जो है वो हमारे पास में दो फिमोसिस को जो है वो
नहीं, फिमोसिस नहीं होता है, क्योंकि फोर स्किन को जो है वो रिमूव कर देते हैं, जिसको खतना जो है वो बोलते हैं, वो उनकी मान्यता है। तो फिमोसिस जो है उनमें बेसिकली देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस। कैसे जो है वो पता लगाओगे, ठीक है। तो डायग्नोसिस के लिए, इसके लिए कोई स्पेशल टेस्ट नहीं है, कोई सीटी स्कैन एमआरआई की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डायग्नोसिस जो है वो कैसे लगाएंगे दोस्तों, फिजिकल एग्जामिनेशन से, और हमें फिजिकल एग्जामिनेशन से ही जो है वो पता चल जाएगा। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है, डायग्नोसिस इज क्लिनिकली डायग्नोसिस के लिए जो है वो हमारे पास में फिजिकल एग्जामिनेशन ही होता है। देन उसके बाद हिस्ट्री हम जरूर चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री में हम चेक कर सकते हैं कि उसको क्या क्या सिम्टम्स थे, यूरिनेशन के टाइम पे पेन तो नहीं हो रहा था, इंटरकोर्स के टाइम पे पेन तो नहीं हो रहा था, देन बार बार यूटीआई तो नहीं हो रहा था, हाइजीन बार बार मेंटेन करने में दिक्कत तो नहीं आ रही थी। तो ये सारी चीजें जो है हम हिस्ट्री आराम से ले सकते हैं, ठीक है। हाइजीन की, इन्फेक्शन की, इन सब की जो है वो हिस्ट्री ले सकते हैं। बाकी कोई भी स्पेशल टेस्ट इसके लिए जो है वो नहीं होता है। नो स्पेशल टेस्ट आर यूजुअली नीडेड अनलेस कॉम्प्लिकेशंस और इन्फेक्शन आर सस्पेक्टेड। जब तक कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई स्पेशल कॉम्प्लिकेशन या कोई भी जो है वो इन्फेक्शन की कंडीशन नहीं आ रही है, तब तक जो है वो हमारे पास में इसमें किसी भी तरीके का जो है वो कोई टेस्ट जरूरत नहीं होता है। क्यों? जब कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी, सपोज करो सीवियर यूटीआई हो जाएगा, तो हम यूरिन कल्चर करवा सकते हैं, या फिर मान लो वहां पे रेडनेस वगैरह या और भी कोई चीज की आ जाएगी तो हम करवा सकते हैं टेस्ट। बाकी नॉर्मली हम जो है वो टेस्ट नहीं करवाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो फिमोसिस का क्या हो सकता है? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही है कि फिमोसिस का मेडिकल मैनेजमेंट क्या हो सकता है। तो दोस्तों मेडिकल मैनेजमेंट भी है। मेडिकल मैनेजमेंट है कि हम जो है वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि फिजियोलॉजिकली फिमोसिस से उसको जो हो पैथोलॉजिकली में ना बढ़े, इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, मेडिकल मैनेजमेंट पे पहले जाएंगे। देन उसके बाद अगर मेडिकल मैनेजमेंट भी फेल हो जाएगा तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट पे जाएंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो जेंटली जो है वो हम फोर स्किन को पीछे करके रोज जो है वो एक्सरसाइज करेंगे और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करेंगे। देन उसके बाद मार्केट में ऐसी क्रीम अवेलेबल है जो फोर स्किन को जो है वो लचीला बना देती है, फाइब्रोसिस को हटा देती है, तो वो इजीली पीछे जा सकती है फोर स्किन। अगर फिर भी नहीं जाएगी तो फिर हमारे पास में सर्जिकल मैनेजमेंट तो लास्ट है ये। तो पहला आता है दोस्तों हमारे पास में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, और ये बेसिकली फिजियोलॉजिकली फिमोसिस के लिए जो है वो किया जाता है। इसमें हम क्या कहते हैं दोस्तों, रीअश्योरेंस एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। रीअश्योर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एंड जेंटल डेली रिट्रैक्शन ड्यूरिंग द बाथिंग। जब भी हम नहाते हैं, बच्चे को जब नहलाते हैं, 3 से 5 साल के अंदर जो है वो किया जाता है, तो बच्चे को जब भी बाथिंग करवाते हैं, नहलाते हैं, तो जेंटली जो है वो हमें फोर स्किन को जो है वो पीछे करना होता है। और नॉर्मली 90% ये जो है वो सक्सेसफुल भी होता है। समझ में आ गया कि जैसे बच्चे को नहलाते हैं तो उस टाइम पे हम जो है वो, जो हमारे पास में फोर स्किन है, ठीक है, उसको हम जो है वो हल्के से या जेंटली तरीके से जो है वो पीछे करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास में फोर स्किन है, इसको हम जेंटली तरीके से जो है वो पीछे करने की कोशिश करते हैं। हाँ, कभी भी फोर्सफुली नहीं करना है। अगर आप फोर्सफुली कर दोगे और गलती से जो है वो हमारे पास में ट्रॉमा हो जाएगा, या गलती से फोर स्किन अगर पीछे चली भी गई तो पैराफिमोसिस की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। एंड प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करेंगे। ये जो प्रोसीजर कर रहे हैं, या हमारे पास में फिजियोलॉजिकली फिमोसिस है, तो हम हाइजीन जो हो प्रॉपर मेंटेन करेंगे। क्लियर है? देन उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट होता है माइल्ड पैथोलॉजिकल फिमोसिस। अगर हमारे पास में पैथोलॉजिकली फिमोसिस है, ठीक है, उसमें हमारे पास में जो है वो हम मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे दोस्तों, टॉपिकल कोर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। बीटा मेथाजोन आती है 0.05% के रूप में। कौन सी आती है दोस्तों, बीटा मेथाजोन आती है। ये जो है वो टॉपिकल कोर्टिकोस्टेरॉइड होती है। कोर्टिकोस्टेरॉइड आपने देखा होगा, ठीक है, जैसे डेक्सामेथाजोन है, हाइड्रोकोर्टिसोन है, ये कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ठीक है। ये अलग अलग चीजें है, कोई आईवी आता है, कोई ओरली आता है, कोई इनहेलेशन आता है। ये टॉपिकली आती है। टॉपिकली इन द सेंस जो स्किन के ऊपर बाहर जो है वो लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं टॉपिकल। जब मैंने ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास ली थी बुलेट सीरीज के अंदर, तभी मैंने बताया था टॉपिकल क्या होता है, ओरली क्या होता है, इंट्राओशियस क्या होता है, इंट्राथिकल क्या होता है, ये सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर रखी है। तो टॉपिकली जो है वो हम इसको जो है वो रब करके जो लगाते हैं उसको हम बोलते हैं टॉपिकल। तो दोस्तों इसके अंदर हम टॉपिकल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो यूज में लेते हैं। ये बेसिकली जो है वो अप्लाइड किया जाता है फोर स्किन पे। कब? 2 से 3 बार दिन में जो है वो किया जाता है, और 4 से 6 सप्ताह तक किया जाता है। यानी कि 1 से 1.5 महीने जो है वो किया जाएगा, ठीक है। 1 से 1.5 महीने तक जो है वो हम ये ट्रीटमेंट काम में लेंगे, ठीक। और कितनी बार लेंगे दोस्तों,
दिन में 2 से 3 बार जो है वो उस फोर स्किन पे जो है वो हम लगाएंगे, यानी कि बीटामेथाजोन 0.05% जो है वो लगाएंगे, फोर स्किन पे जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 से 3 बार जो है वो अप्लाई करेंगे। देन उसके बाद हेल्प सॉफ्टन एंड ल्यूजन फोर स्किन, ये क्या करता है दोस्तों, जो हमारे पास में जो फोर स्किन थी उसको ल्यूज करता है, सॉफ्ट करता है, जिसकी वजह से वो आगे पीछे आराम से हो जाएगी। और अच्छी बात यह है कि 70 to 90% इसकी सक्सेस रेट है। अब जिस चीज की 90% सक्सेस रेट है फिर तो कहना ही क्या। ठीक है, तो ये क्रीम यूज करेंगे, उसमें हमें 70 to 90% सक्सेस रेट जो है वो मिल जाएगी। और अगर उसके बाद में सपोर्टिव ट्रीटमेंट और चलता है, ये तो चल गया हमारे पास में पर्टिकुलर फिमोसिस का, लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि फिमोसिस होता है तो वहां पे और भी चीज हो सकती है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन हो सकता है, देन और भी चीजें हैं। तो ट्रीट एनी इन्फेक्शन, ठीक है, जैसे मान लो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे, फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल क्रीम जो है वो हम यूज में लेंगे। तो इस तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट हम करेंगे। बेसिकली जो हमारे पास में बीटामेथाजोन है वो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ जो है वो फिमोसिस को ट्रीट करने के लिए आती है। साथ के साथ अगर कोई और डिजीज कंडीशन है, लाइक जस्ट लाइक दैट, कोई भी इन्फेक्शन है, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वो हमारे पास में जो है वो फंगल हो, उसके द्वारा भी हम इसको जो है वो ट्रीट करते हैं, उसको भी हम जो है वो ट्रीट करते हैं अलग मेथड्स के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास में बेसिकली जो है वो 3 प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, पहला आता है सरकमसाइज, देन उसके बाद आता है प्रीपिट्यूप्लास्टी और नेक्स्ट आता है डोर्सल स्टिल्ट। अब ये कहां कहां पे और क्या क्या चीज की जाती है इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है दोस्तों हमारे पास में सरकमसीजन। सरकमसीजन में हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारे पास में स्किन है, जैसे ये फिमोसिस की कंडीशन है, पहले डायग्राम में आप देख रहे हो, ये हमारे पास में फिमोसिस की कंडीशन है। ठीक है, पूरी फोर स्किन जो है वो यहाँ पे आ रही है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस तरीके से राउंड शेप में और एक सीधा जो है वो कट लगाते हैं। सीधा कट लगाएंगे, राउंड शेप में करेंगे, पूरी स्किन को जो है वो रिमूव कर देते हैं। ठीक, ये होता है हमारे पास में सरकमसाइज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फोर स्किन है, यहाँ पे कट लगा, यहाँ साइडों में कट लगा, दोनों साइड में जो है वो कट लगाने के बाद में, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट लगा, इस तरीके से कट लगा और एक सीधा कट लगा, और ये फोर स्किन को ऐसे कट लगा के फोर स्किन को पूरे को रिमूव कर देते हैं। ठीक, ऐसे गए, देन ऐसे गए, पूरी राउंड शेप में करके पूरी स्किन को रिमूव कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो स्टिच लगा देते हैं, इसको हम बोलते हैं सरकमसाइज। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे ये होता है बेसिकली सीवियर और रिकरेंट फिमोसिस। किसी को बार बार जो है वो फिमोसिस हो रहा है, सीवियर है, उस कंडीशन में इसमें हम करते हैं क्या दोस्तों, सर्जिकल रिमूवल ऑफ फोर स्किन। आप देख सकते हो पूरी फोर स्किन को जो है वो हमने रिमूव कर दिया। क्लियर। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड प्रीपिटोप्लास्टी। प्रीपिटोप्लास्टी में क्या होता है दोस्तों, इसमें पार्शियल जो है वो हम बढ़ाते हैं, यानी कि जैसे ये आ गया, इसमें हमारे पास में फिमोसिस है, हम आर्टरी से, ठीक है, या थोड़ा सा जो है वो उस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो इस स्किन को इस तरीके से कट करके जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, स्टिच कर देते हैं, यानी कि पूरी फोर स्किन जो है वो नहीं हटाते हैं। समझ में आ गया। इसके अंदर प्रीपिटोप्लास्टी के अंदर पूरी स्किन नहीं हटाते हैं। ये बेसिकली क्या जाता है, जैसे कॉस्मेटिक और पार्शियली स्टेनोसिस जो है वो उसमें काम में लिया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर थोड़ा सा नेरोइंग है उसमें, तो इसमें हम क्या करते हैं, सर्जिकल वाइडनिंग ऑफ फोर स्किन। ठीक है, फोर स्किन को जो है वो सर्जिकली चौड़ा करते हैं विदाउट फुल रिमूवल। पूरा हटाने के बजाय जो हमारे पास में आगे वाली फोर स्किन है उसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ताकि वो फोर स्किन चौड़ी हो जाए, फिर आगे पीछे आराम से हो सके। ठीक है, क्योंकि यहां तो फोर स्किन प्रॉपर है, दिक्कत कहां आ रही है, यहाँ पे जो ऊपर वाला एरिया है वहां पे दिक्कत आ रही है। तो ऊपर वाले एरिया में जो हम क्रॉस सेक्शन के द्वारा उस चीज को हटा देते हैं, फोर स्किन को वाइडेड कर देते हैं, ताकि वो फोर स्किन आपस में जो है वो आगे पीछे या ग्लांस पेनिस के ऊपर अच्छी तरीके से हो सके। उसमें पूरा रिमूवल हम नहीं करते हैं। क्लियर आ गया। एंड नेक्स्ट आ गया सबसे लास्ट, दैट इज कॉल्ड डोर्सल स्लिट। डोर्सल स्लिट जो है वो हमारे पास में इमरजेंसी कंडीशन में की जाती है या पैराफिमोसिस की कंडीशन में की जाती है। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कोई भी चीज नहीं आ रही तो एक साइड से जो है वो कट लगा के कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ठीक है, इंसिजन एंड रिलीव कंस्ट्रक्शन। ये देखो, जैसे ये पैराफिमोसिस की कंडीशन में किया जाता है, ध्यान रखना दोस्तों, ये बेसिकली पैराफिमोसिस में, इसमें आपने देखा कि इधर की साइड में और इधर की साइड में जो है वो कट लगा देते हैं। कोई भी चीज पूरी नहीं आ रही तो दोनों साइड में जो है वो कट लगा देते हैं, और उसके बाद वो फोर स्किन आराम से जो है वो आगे पीछे हो सकती है। ये बेसिकली पैराफिमोसिस की कंडीशन में किया जाता है। किसमें दोस्तों, पैराफिमोसिस की कंडीशन में
करते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास में 3 प्रोसीजर है जो कि सर्जिकल मैनेजमेंट के द्वारा जो है हम करते हैं। पहला आ गया हमारे पास में सर्कमसिशन, सेकंड आ गया हमारे पास में प्रीप्यूटियोप्लास्टी और थर्ड है हमारे पास में डोर्सल स्प्लिट। सर्कमसिशन में हम क्या करते हैं, पूरी स्किन को हटा देते हैं, ठीक है। प्रीप्यूटियोप्लास्टी में हम जो है वो सर्जिकली जो है वो उस स्किन को वाइडेंट करते हैं, और डोर्सल स्प्लिट पैराफिमोसिस में इसमें दोनों साइड में जो है वो हम कटे लगाते हैं। आई थिंक तीनों प्रोसीजर जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे, इवन मैंने इमेज बेस भी आपको जो है वो दिखा दिया है। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। क्या करेंगे? अच्छा, इसमें प्री ऑपरेटिव केयर नहीं दिया। प्री ऑपरेटिव केयर कुछ भी नहीं होता दोस्तों, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। अगर पैराफिमोसिस है तो प्री ऑपरेटिव की टाइम ही नहीं मिलेगा, सीधा जाया और सर्कमस्टांसेस जो है उनने कर दिया। पोस्ट ऑपरेटिव में हम जो है वो क्या क्या ध्यान में रखेंगे? तो पहला है दोस्तों मेंटेन हाइजीन। हाइजीन को जो है मेंटेन रखना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पहली वो जो है वो हमारे पास में जो सर्जरी हुई है या जो कट लगाया, कहाँ लगाया? सबसे कंटामिनेटेड वाली जगह पे, ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा कंटामिनेशन है, तो इसके लिए हमें हाइजीन जो है वो प्रॉपर मेंटेन करनी है, ठीक। नेक्स्ट आता है दोस्तों पेन मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स वहां पे पेन होता है, ठीक है, पेन होता है तो पेन को हम जो है वो मैनेज करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए या इन्फेक्शन को जो है वो रोकने के लिए हम जो है वो एंटीबायोटिक लेते हैं, और ये लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन के सबसे ज्यादा चांसेज है, सबसे कंटामिनेटेड वाला एरिया है, यूरिन वहां से निकलता है, आसपास स्टूल वहां से निकलता है, तो सबसे ज्यादा कंटामिनेशन वही होता है, इसलिए एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जो है वो लगाना है। नेक्स्ट मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग। किसी प्रकार की कोई ब्लीडिंग या कोई स्वेलिंग तो नहीं है, उसको हम मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेट पेरेंट और वुंड केयर। वुंड केयर आपको कैसे करनी है, इसके रिगार्डिंग जो है वो उसके पेरेंट्स को जो है वो एजुकेट करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 साल के बाद में तो जो है वो हमें कोई ना कोई सर्जरी करवानी ही पड़ती है, तो पेरेंट्स को जो है वो हम क्या करेंगे दोस्तों? एजुकेट करेंगे। क्लियर है? ये हमारे पास में जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर आ गए। देन उसके बाद आता है हमारे पास में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमें ध्यान में रखनी है? तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी बहुत ईजी है। पहली है दोस्तों एजुकेट पेरेंट्स अबाउट नॉर्मल फोर स्किन डेवलपमेंट, यानी कि फोर स्किन का डेवलपमेंट कैसे होता है इसके बारे में जो है वो पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे, और पेरेंट्स को ये बताएंगे कि नॉर्मली जो है वो हमारे पास में 5 साल तक या 3 साल तक जो है वो फोर स्किन पीछे नहीं जाती है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो पीछे चली जाएगी नॉर्मली कंडीशन में। और अगर 5 साल के बाद में भी नहीं जाती है, देन उसके बाद आप जेंटली तरीके से जब भी आप बच्चे को नहलाओ तो जेंटली तरीके से उस फोर स्किन को जो है वो पीछे करने की कोशिश करो, न कि फोर्सफुली। उसमें हमारे पास में जो है वो काफी हद तक सक्सेस रेट जो है वो हमारे पास में है। तो पेरेंट्स को जो है वो एजुकेट करेंगे किसके बारे में दोस्तों? नॉर्मल फोर स्किन के डेवलपमेंट के बारे में, कि 3 साल तक तो जो है वो अटैच रहती है, 3 साल के बाद ये धीरे धीरे हटने लग जाती है, ऑटोमेटिक फोर स्किन जो हो पीछे चली जाएगी। नहीं जाएगी तो बाथिंग के टाइम पे आपको ये एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड रीअश्योर द फिजियोलॉजिकली फिमोसिस इज नॉर्मल इन इन्फेंट, और उनको अश्योरेंस दिलाएंगे, फिर से अश्योरेंस दिलाएंगे कि इन्फेंट के अंदर, ठीक है, इन्फेंट की बात करें या फिर जो है वो हमारे पास में दैट इज कॉल्ड 1 से 3 ईयर, या सीधे कहें 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक तो हो गया हमारे पास में इन्फेंट, और 1 ईयर से लेके हमारे पास में 3 ईयर तक आ गया हमारे पास में यंग एडल्ट या टोडलर। तो टोडलर और नॉर्मल जो है टोडलर या इन्फेंट में ये जो है वो हमारे पास में बिल्कुल नॉर्मल होता है, फिमोसिस जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंस्ट्रक्ट ऑन जेनाइटल क्लीनिंग एंड नो फोर्सफुली रिट्रैक्शन, ठीक है। जेनाइटली क्लीनिंग जो है वो कैसे करते हैं उसके बारे में इंस्ट्रक्शन करेंगे, और साथ के साथ उसको एडवाइस करेंगे कि कभी भी फोर्सफुली जो है वो रिट्रैक्शन नहीं करना है। ऑपरेशन हो गया, क्लाइंट को लगता है कि आप ठीक हो गए, तो वो थोड़े दिनों में जो है उसको पीछे करने की कोशिश करेगा, तो फोर्सफुली जो है वो रिट्रैक्शन नहीं करेंगे, नॉर्मली करके देखेंगे, जब भी हो जाएगा अच्छी बात है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में रिकॉग्नाइज साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, यानी कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उस साइन को आप जो है वो रिकॉग्नाइज करोगे। कोई भी पेन है, रेडनेस है, देन बैलूनिंग है, यूटीआई है, उस कंडीशन में जो है वो या उस कंडीशन को हम आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट पोस्ट सर्जिकल केयर एंड ड्रेसिंग असिस्टेंट, ठीक है, पोस्ट सर्जिकल केयर और ड्रेसिंग जो है वो उसको असिस्ट करवाएंगे। एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू चाइल्ड एंड पेरेंट्स, चाइल्ड को और पेरेंट्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज,
उस चाइल्ड के भी या उस एडल्ट के भी मन में आती है और पेरेंट्स के भी आती है कि बच्चे को ये क्या चीज होगी। ठीक है, तो बच्चे और पेरेंट दोनों घबरा जाते हैं, तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट उनको देना है कि कोई भी ये बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल एक छोटी सी चीज है, छोटा सा ऑपरेशन होगा और इसमें किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, नर्सिंग की। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन फिमोसिस एंड पैराफिमोसिस। दोनों के बीच में जो है डिफरेंशिएट ले लेते हैं, फिर फटाफट जो है वो समरी करेंगे, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। तो ऑलरेडी जो है मैंने आपको फिमोसिस और पैराफिमोसिस के बारे में जो है बता दिया है, फिर भी फटाफट जो है वो इसके देख लेते हैं। सबसे पहले फीचर्स की बात करेंगे, तो फीचर्स में हम बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, फिमोसिस में तो क्या होता है, इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट फोर स्किन, यानी कि फोर स्किन जो है वो पीछे की साइड में नहीं जाएगी। ये हमारे पास में जो है वो ग्लांस पेनिस है, इसमें हमारे पास में फोर स्किन जो है वो पीछे की साइड में नहीं जाएगी। क्लियर। जबकि पैराफिमोसिस में क्या है दोस्तों हमारे पास में कि जो रिट्रैक्ट फोर स्किन है वो स्टक हो जाएगी ग्लास पेनिस के पीछे, यानी कि ग्लास पेनिस के पीछे जो है वो फिक्स हो जाएगी या हमारे पास में जो है वो फिट हो जाएगी। ये आप देख रहे हो। ठीक है, ये मैं छोटा डायग्राम में जो है वो दोनों को लिख लेता हूं, ये थोड़ा सा आई थिंक फिट बैठ गया, यस हो गया। तो देखो फिमोसिस में तो जो है वो हमारे पास में क्या हो रहा है, पीछे की साइड में ही नहीं जाती है, स्किन पीछे की साइड में ही नहीं जा रही। पैराफिमोसिस में ये आगे की साइड में नहीं जाती है। क्लियर, ये हो गया हमारे पास में फिमोसिस और पैराफिमोसिस की जो है वो डेफिनेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में देखो टाइप की बात करें तो ये बेसिकली जो है वो फिमोसिस दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, फिजियोलॉजिकली और पैथोलॉजिकली, जबकि पैराफिमोसिस हमेशा पैथोलॉजिकली होता है, फिजियोलॉजिकल तो होता ही नहीं है, ऐसा कोई बच्चा ही पैदा नहीं होता जो फोर स्किन पीछे हो। तो ये ऑलवेज पैथोलॉजिकली होता है और ये इमरजेंसी होता है। क्लियर। देन उसके बाद सिम्टम्स की बात करें तो फिमोसिस में हमें क्या देखने को मिलेगा, बैलूनिंग देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, टाइट फोर स्किन मिलेगी, क्यों, क्योंकि यूरिन जो है वो पास आउट आगे नहीं हो रहा है इनकी वजह से। देन पैराफिमोसिस में क्या होगा दोस्तों, पेन होगा, स्वेलिंग होगा ऑफ ग्लैंस पे स्वेलिंग आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे बिल्कुल टाइटनेस है एंड कंस्ट्रिक्शन जो है वो प्रेजेंट रहेगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें जो है वो हमारे पास में कंजर्वेटिव और सर्जिकल दोनों ट्रीटमेंट है, जबकि पैराफिमोसिस में हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ जो है वो सर्जिकल इंटरवेंशन होता है, कोई मेडिकल इंटरवेंशन या कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं होता है, कोई जो है वो कोर्टिकोस्टेरॉइड या टॉपिकल कोर्टिकोस्टेरॉइड काम में नहीं करती है। तो ये हमारे पास में फिमोसिस और पैराफिमोसिस का जो है वो डिफरेंशिएट है। फटाफट जो है वो हम समरी ले लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। समरी की अगर हम बात करें तो दोस्तों एस्पेक्ट मतलब ये नॉर्मल इन इन्फेंट, यस, फिजियोलॉजिकली नॉर्मल जो है वो नॉर्मल होता है इन्फेंट के अंदर। ठीक है, यानी कि 1 महीने से लेके 1 साल तक जो बच्चा होता है इसमें बिल्कुल नॉर्मल होता है। इवन 1 से 3 साल तक भी जो है वो नॉर्मल होता है, यानी कि 1 से 3 साल का जो बच्चा होता है उसमें भी जो है वो नॉर्मल होता है। ठीक है। देन एज यूजुअली रिजोल्व, कब ये रिजोल्व हो जाता है फिजियोलॉजिकली, तो ये बेसिकली जो है वो 3 से 5 साल तक रिजोल्व हो जाता है। अगर उसके बाद भी रिजोल्व नहीं होगा तो फिर डेंजर का जोन है। देन रेड फ्लैग साइन क्या है दोस्तों, रेड फ्लैग साइन हमारे पास में पेन है, इन्फेक्शन है, बैलोनिंग है एंड यूटीआई है। अगर ये सारी चीजें हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो कोई ना कोई दिक्कत है। देन उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो टॉपिकल स्टेरॉइड जो है वो क्लेम आती है। ठीक है, जो कि हमारे पास में जो है वो डेक्सामेथाजोन या ब्लूमेथाजोन के नाम से जो है वो आती है 0.05%। सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो यस बिल्कुल सर्जिकल ट्रीटमेंट है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सर्कमसिजन है, देन प्रोटियोप्लास्टी है और उसके बाद डोर्सल स्लिट है, वो हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पैराफिमोसिस में है। ठीक है, यानी ये हमारे पास में फिमोसिस में जो है वो चीज प्रेजेंट होती है। देन उसके बाद इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है, इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशन पैराफिमोसिस आ सकती है, जिसमें स्किन जो हो पीछे की साइड में रिट्रैक्ट हो जाएगी, फिर वो आगे की तरफ नहीं आएगी। ये हमारे पास में मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है या मेडिकल इमरजेंसी है। नर्सिंग रोल क्या रहेगा दोस्तों, नर्सिंग रोल एजुकेशन का रहेगा, हाइजीन का रहेगा, पोस्ट ऑफ सपोर्ट रहेगा, किस तरीके से जो है वो आपको एजुकेट करना है, ये सारे हमारे पास में जो है वो नर्सिंग के रोल रहेंगे। क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज का टॉपिक हमारे पास में जो है वो फिनिश होता है। टॉपिक बहुत इजी है और एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका मैंने वहीं पे जो है वो इंपॉर्टेंट लगा दिया। तो एक तो टॉपिक हमारे पास में इजी है, दूसरा समझने में बहुत आसान है, तीसरा छोटा भी है। तो सारी चीजें यहाँ पे जो है वो हमारे लिए एडवांटेज है। तो छोटे टॉपिक को, इजी टॉपिक को आप पहले क्लियर कर लो ताकि मार्क्स गेन करने में ज्यादा दिक्कत ना आए।
तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। क्लास कैसी लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।